रैपिड फायर करता हूं इस पर क्विकली, क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई। एक सबसे बड़ा जो मैं भी जब शो के लिए बैठा था सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि ये जो ATC या 24B जो इंसेंटिव है एक तरीके से घर खरीदार के लिए, बहुत सारे लोग तो पहले उस पॉइंट ऑफ व्यू से घर खरीदते थे, लेकिन अब देश में हो गया है ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। सरकार भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग न्यू रिजीम में आए, और जो डेटा है कि करीब 70% से ज्यादा लोग तो उधर शिफ्ट कर गए जहां कोई इंसेंटिव नहीं है। अब यहां तक भी बातें सुनिए कि शायद ऐसे ही अनाउंसमेंट हो जाए कि ओल्ड रिजिम बंद ही हो जाए। तो फिर ये कैसे होगा? अगर ओल्ड रिजिम बंद हो गई या बहुत कम लोग उसमें रह गए, तो ATC 24B ये सब इंसेंटिव्स तो उधर ही हैं। नए वाले में उन्होंने आपको अपफ्रंट कुछ हाथ में चीजें दे दी हैं, लेकिन अब वो पैसा आप रियल एस्टेट में डालेंगे, घर खरीदने में डालेंगे, कार खरीदेंगे, कुछ और करेंगे, ये तो नहीं है। पुरानी रिजिम में ये था कि हाँ उस कारण से घर लेते थे, या आपको समझ में आता था। तो ये एक डायकोटोमी जैसा हो गया, एक दुविधा जैसी चीज हो गई। इसको कैसे समझें? देखिए, ये दुविधा तो बिल्कुल है। और जो जैसा आपने बताया ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम का जो जो क्लैश है वो तो चल रहा है। आज भी जब हम 24B वगैरह का जिक्र कर रहे हैं तो इसी उम्मीद पे कर रहे हैं कि इवन इफ वो ओल्ड रेजिम का हिस्सा है, नई रेजिम में भी उसको रिकग्निशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आप समझें, अभी जो शेखर जी जिस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि जो लिमिट 2 लाख तक की बनी हुई है, अभी वो कह रहे थे या तो पूरी तौर से वो लिमिट को हटा दिया जाए या कोई बेहतर अपर लिमिट बनाए। हमारा भी विचार है कि शायद 4-5 लाख के आसपास ये रखी जानी चाहिए। पूरी तरह से वो सीलिंग हटा दें वो भी बेहतर है, क्योंकि आप अल्टीमेटली वो इंटरेस्ट जो वो कॉस्ट है, वो उसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर लो इंटरेस्ट है आप लो इंटरेस्ट दीजिएगा, हायर इंटरेस्ट चल रहा है तो हायर दीजिएगा। तो ये बात तो है, और वो 24B का हिस्सा है, ओल्ड रेजिम है। तो नई रेजिम में हमें फाइनेंस मिनिस्टर से ये काफ़ी तवक्कुआत हैं कि वो क्लियर करेंगी कि नई रेजिम में भी ये चलता रहे। अगर ना हो तो ये तो बहुत भारी सदमा होगा। पर नया रेजिम तो गुलाम साहब बना ही उस आधार पे है कि उसमें किसी तरह का कोई इंसेंटिव नहीं आपको दिया जाएगा, लेकिन जो पिछले साल उन्होंने टैक्स स्लैब में बदलाव किए उससे अलग अलग लोगों को अपने अपने स्लैब में फ़ायदा हुआ, और उसी की हमने बात की कि लोगों को तोहफा मिला। तब भी बात हुई थी तो ये था कि घर लोगों के हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आएगा, लेकिन वो डायरेक्टली कनेक्ट करता हो, घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता हो, वैसा नहीं रह गया। वो वही चीज़ है जिस पर दोबारा चाहे वो शेखर जी हो या और दूसरे जो इंडस्ट्री बॉडीज़ हैं, वो उस चीज़ पर गवर्नमेंट की तवज्जो दोबारा दिलाना चाह रहे हैं कि अगर आपने पूरी तरह से नए रेजीम जैसा आपका कॉन्सेप्ट है वो अगर लाते हो, हाउसिंग इंडस्ट्री पर हाउसिंग इंडस्ट्री पर काफ़ी बड़ी चोट पहुंच सकती है उसके कारण, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज शिफ्ट होंगी। आप हाउसिंग के बदले आप किसी और चीज पर तवज्जो दोगे। और हाउसिंग का अब तक के हमने जो एक कल्चर है हमारे यहाँ कि हर शख्स को मकान ओन करना जरूरी है। अभी शेखर जी जिस और एक स्टैटिस्टिक्स का जिक्र कर रहे थे कि सिंगल डिजिट में रेंटल हाउसिंग जो है भारतवर्ष में सिंगल डिजिट से भी एक्चुअली बहुत कम है। सिंगल डिजिट भी मुश्किल बनता होगा, पर वहां पर लोगों को प्रोत्साहन देना कि भाई आप रेंट किया करें। लेकिन दूसरी तरफ हमारा कल्चर हिस्टोरिकली ये कहता चला है कि हमें मकान खरीदना है, और अगर खरीदना है तो जो न्यू रेजीम है वो उसमें बहुत ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दे रही है। राइट। चलिए, एक तो ये बात हुई, और ये शायद सबकी डिमांड है कि भाई अगर नई रिजीम में भी एटलीस्ट ये जो हाउसिंग है, आपने बाकी बचत वाले फैक्टर निकाल दिए कि आप बीमा करें, ये करें, वो करें, लेकिन हाउसिंग क्योंकि आपके लिए घर की जरूरत को भी पूरा करती है, वो एक तरीके का एक आम व्यक्ति के लिए एक इन्वेस्टमेंट भी हो जाता है थ्रू आउट लाइफ। तो अगर वो इंसेंटिव वहां से निकल चुके हैं और नई रिजीम में नहीं है, तो क्या वो जोड़े जा सकते हैं? तो ये डिमांड है, एक बड़ी डिमांड है। एक जो प्रदीप सर ने कहा कि मुझे याद आता है कि दीपक पारेख साहब ने भी कभी इस बात का जिक्र किया था कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग खास तौर पे है उसमें, या फिर इन ऑल हाउसिंग में जो लैंड्स होती हैं उसके ऊपर आपको जो कैपिटल प्रोवाइड कराना चाहिए डेवलपर्स को। ये उन्होंने भी एक बार बात कही थी कि वहां पे बड़ी दिक्कतें आती हैं। क्या वैसा कुछ हो सकता है जिसपे अभी प्रदीप जी ने भी ध्यान दिलाया? अब इस पर मेरी मुस्कुराहट शायद आपको इशारा कर रही थी कि यहाँ पर बड़ा मतभेद है जी। ये चीज़ें और अभी रिसेंटली मेरा ख्याल है कुछ एक महीना भी पूरा नहीं हुआ होगा, शायद 10-12 दिसंबर के आसपास नीति आयोग ने एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी जिसका फोकस था अफोर्डेबल हाउसिंग। उसमें RBI से लेके डेवलपर्स बॉडीज से लेके हर शख्स वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और उमूमन ये देखा गया है कि महुआ हाउसिंग इंडस्ट्री जो मिनिस्ट्री है, उनको एक सबसे बड़ी शिकायत डेवलपर्स लॉबी से हमेशा यही रहती है कि आप सिर्फ मांगते रहते हो, बताते नहीं हो कि हमने जो आपके लिए किया उससे आपने क्या पाया।
और दूसरा जो सबसे बड़ा ग्राउज है, सबसे बड़ा जो शिकायत आपको मिनिस्ट्री से आपको सुनाई देगी, वो ये है कि आप हमेशा हमसे कहते हो लैंड दो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। जब आपके पास लैंड होती तो आप कितना अफोर्डेबल हाउसिंग बनाते हो? और ये सवाल का जवाब हम सबके सामने है। कोई डेवलपर नहीं है जो अपने लैंड पर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना चाहता है। सबकी नजर गड़ी हुई है गवर्नमेंट की लैंड पर कि अगर गवर्नमेंट देगी तो अफोर्डेबल हाउसिंग बनेगा, वरना नहीं बनेगा, वरना हम तो लग्जरी बनाएंगे। तो अब ये इस समय जो सबसे बड़ा मसला ये है कि जो अपर एंड या सुपर लग्जरी वगैरह का जो ग्रोथ हुआ है, उसके कारण हर डेवलपर वहां चला गया है और अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने की किसी में वो चाहत ही नहीं बची। तो अब इसलिए हर बार ये कह बैठना कि गवर्नमेंट करेगा तो ही होगा, गवर्नमेंट साथ देगी तो ही होगा, ये गलत है। कहीं ना कहीं जब वो सेगमेंट, और हम इससे पहले भी आप ही के प्लेटफॉर्म पे बात हो चुकी है कि रियल एस्टेट डेवलपर को हर सेगमेंट में प्रेजेंट होना जरूरी है। इट इज लाइक पुटिंग योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट, जो अंग्रेजी में जैसे कहते हैं। अगर आपने अपनी सारी तवज्जो अगर मबजूल कर दी, फोकस कर दी सिर्फ और सिर्फ सुपर लग्जरी पर, तो कहीं ना कहीं जब वो सेक्टर, वो सेगमेंट ऑफ मार्केट जब क्रैक करेगा तो कई सारे डेवलपर अपना बिजनेस खो बैठेंगे। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझना कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सिर्फ गवर्नमेंट का ही साथ क्यों मांगते हैं, हम खुद क्यों नहीं करते। हाँ, ये बात सही है कि लैंड वैल्यूएशंस बढ़ी है, क्यों बढ़ी है? इस पर भी आपके इसी प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई कि लैंड वैल्यू बढ़ी केवल इसलिए है कि डेवलपर आज ये सोच रहा है कि वो सुपर लग्जरी बनाएगा। जहां पर पहले 50,000 रुपए स्क्वायर फीट का माल बिकता था, आज वहां 2 लाख का बिकेगा, तो मैं लैंड 1 लाख की खरीदूंगा। तो लैंड की वैल्यू ग्रो होने का कारण भी यही तो है ना कि आपने सुपर लग्जरी के मकान बनाने शुरू कर दिए। अगर आप उस इलाके को खुद ही अफोर्डेबल हाउसिंग के तौर पर बनाए रखते तो शायद आप वहां पर लैंड वैल्यू भी ज्यादा नहीं होती। तो ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है जिससे बाहर आने के लिए सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ निगाहें उठा के देखना काफी नहीं है। ठीक है, अब आपने बात इतनी खरी खरी रख दी है और बहुत ही मतलब शायद क्रिटिकल साइड पे चली गई, जहां मुझे अपने दोनों डेवलपर बंधुओं का जरूर एक व्यू पॉइंट लेना होगा। और दोनों ही एक अच्छी बात है कि अफोर्डेबल के चैंपियन हैं, काम और भी सारे करते हैं लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग में दोनों ने काफी नाम कमाया है। तो एक एक करके आता हूं। प्रदीप सर, पहले आपके पास। तो देखिए, गुलाम जिया ने बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें कही हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें और मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, ये जो लैंड की सप्लाई है ये मार्केट ड्रिवन है। इसको किसी प्रोडक्ट बेस से मुझे लगता है अगर हम कनेक्ट करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आप ये समझिए कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो लगभग जितना कंपनी के पास लैंड है उसका 50% पे हमने अफोर्डेबल हाउसिंग बनाया है। एंड कहीं ना कहीं वो हमेशा मेरा एम रहा कि मैं अफोर्डेबल हाउसिंग ज्यादा से ज्यादा बनानी है, लेकिन मेरे लिए ही अनअफोर्डेबल हो गया जैसे जैसे मैं दोबारा से बाजार में लैंड लेने के लिए उतरा कि किस प्राइस पे मुझे लैंड अवेलेबल है, तो उसका मैकेनिक्स ही नहीं बैठ सकता। आज आप ये समझिए कि शुरू में जब लैंड प्राइस थे 2017-18 से लेके 2020 तक, जिनके गुरुग्राम में प्राइस थे लगभग 6-7 करोड़ रुपए एकड़, वो आज की डेट में लगभग 40 करोड़ रुपए एकड़ से ज्यादा हो गए हैं। अब आप ये समझिए कि अगर वहां पर जो प्रोडक्ट बनाना है कोई एक डेवलपर का काम नहीं है, मल्टीपल डेवलपर्स हैं और बहुत अलग अलग सेगमेंट के डेवलपर्स हैं जो लग्जरी में ही काम करते हैं। तो ऐसे में एज ए डेवलपर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है कि मैं अगर या तो मैं उस बिजनेस को ही ना करूं या मैं जाकर जो मुझे काम वहां पर आज की डेट में अवेलेबल है वो करूं। अब दूसरा इसका एक पाथ है जो मुझे लगता है शायद जो बहुत इजी है, गवर्नमेंट के लिए भी करना बहुत इजी है। देखिए, गवर्नमेंट से कोई लैंड की डिमांड केवल वो अवेलेबिलिटी के ऊपर है, लेकिन पॉलिसी तो गवर्नमेंट के हाथ में है। अब क्या है, लैंड जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। ऐसे में मुझे लगता है अगर एक नेशनल अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बने जो हर स्टेट के ऊपर कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो कि उसे अपने स्टेट में इतने घर बनाने हैं, जो भी जितने भी हमारे एनएच निकल रहे हैं उन एनएच के सराउंडिंग के आसपास जहां पे लोग ट्रांसपोर्टेशन से इजीली पहुंच सकें, तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस लैंड के जंप हो रहे हैं वो न्यूट्रलाइज होंगे। और आप ये समझिए जब तक नेशनल अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी नहीं बनेगी उसके अंदर होने वाली सारी चीजों को कैटर नहीं किया जाएगा, चाहे वो फंड से रिलेटेड है, चाहे वो लैंड से रिलेटेड है या अदर जितनी भी डिमांड्स हैं, अगर हम उनको सबको उसमें कंसीडर नहीं करेंगे तो मुझे लगता है ये अफोर्डेबल हाउसिंग की तंगी आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ जाएगी। आज ये मौका है जब पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है अलग अलग चीजों से जूझ रहा है और हमारी देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर ग्रो कर रही है, तो ऐसे में अफोर्डेबल हाउसिंग लोगों को जॉब भी देगा
और कहीं ना कहीं घर भी देगा। तो मुझे लगता है कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग बनानी है तो एक नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर पूरा का पूरा जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ में एक टेबल पर लाकर उसको ईज डाउन करना है, जिससे ईज ऑफ लिविंग हो सके, बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट से क्या लें या डेवलपर को क्या मिलना चाहिए या कस्टमर को क्या मिलना चाहिए। उसकी बजाय सप्लाई ज्यादा बढ़ानी चाहिए, जिससे जो प्राइसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज हो और लैंड प्राइसेस हैं उनसे भी कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, पॉइंट टेकन। शेखर भाई, आपकी राय? मैं गुलाम जी से सहमत हूं कि हमको गवर्नमेंट लैंड पे अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं बनाना चाहिए और हमको बनाना भी नहीं है। आज तक जितना भी अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर ने बनाया है, प्राइवेट लैंड पे बनाया है। हमारी डिमांड गवर्नमेंट से ये है कि लैंड का जो सप्लाई है वो गवर्नमेंट के हाथ में। आज डेवलपर के पास जो लैंड है, मेरे ख्याल से इंडिया में जो अवेलेबल डेवलपेबल लैंड है उसमें उसका 1% भी लैंड डेवलपर के पास नहीं है। तो जो ये लैंड की स्केर्सिटी है उसकी वजह से लैंड के प्राइस बढ़ते हैं। लैंड के प्राइस वैसे तो अगर बहुत सारी लैंड अवेलेबल है तो वैसे तो प्राइस नहीं बढ़ जाएंगे कि आज 5 करोड़ का 50 करोड़ हो गया। गुड़गांव में क्यों 5 करोड़ का 50? क्योंकि नया लैंड अवेलेबल नहीं है डेवलपमेंट के लिए, तो उसका भाव बढ़ता जाता है। जो चीज नहीं है उसका भाव बढ़ता जाता है। तो लैंड सप्लाई तो गवर्नमेंट के हाथ में है। गुड़गांव से आप आगे जा सकते हो, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हो। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट को जो बड़े सिटीज है उसके आजू बाजू में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए, वहां पर लैंड अवेलेबल करवानी चाहिए और डेवलपर खरीदेंगे वो प्राइवेट लैंड, और खरीदने के बाद वहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग करेंगे। अगर अफोर्डेबल रेट पे, क्योंकि लैंड की जो स्केर्सिटी है उसकी वजह से डेवलपर को चॉइस नहीं है कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए। अगर लैंड अवेलेबल है तो डेवलपर का फर्स्ट प्रेफरेंस मेरे हिसाब से, क्योंकि 70% ऑफ द मार्केट इन इंडिया इज अफोर्डेबल हाउसिंग, तो डेवलपर का भी प्रेफरेंस तो वही रहेगा, उसकी इच्छा भी यही रहेगी कि वो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए। पर उसके पास लैंड ही नहीं है अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए, तो वो कहाँ से अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएगा? और गवर्नमेंट कभी भी ऐसे तो लैंड देती नहीं है कि भाई ये लैंड हमने आपको फ्री में दे दी और यहाँ पर आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनाओ। हम तो खरीद के ही लेंगे, पर वो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वहां पर पॉलिसी होनी चाहिए, स्टेट की डेवलपमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। स्टेट जो है ये लैंड को रोक के बैठा हुआ है, क्योंकि एक सिटी के एक लिमिट के बाहर वो डेवलपमेंट की परमिशन ही नहीं देते। अगर सिटी लिमिट को बढ़ाया जाए, जैसे आगे भी बोला था गुलाम साहब ने और अग्रवाल साहब ने भी, के नए सिटीज बनाने चाहिए, नई लैंड अवेलेबल करवानी चाहिए, वही एक रास्ता है जो लैंड को अनलॉक करेगा और अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए लैंड अवेलेबल होगी। तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि प्राइवेट डेवलपर्स उसमें इंटरेस्ट लेंगे और अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे।